हे देखा है यार, कहीं तो देखा है तुम लोगों को। नहीं सर, आपको भी देखा लगा, देखा देखा सा लग रहा है। रोज मिलते हैं हम लोग। यस क्वाइट ऑफिस है, मैं हूँ सी विशाल माल्या और आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। ओके फाइन। तो फिलहाल एसएम से शुरुआत हो चुकी है एंड अच्छा खासा एसएम स्मूथ गोइंग जा रहा है। बहुत से लोगों के रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं, सर एसएम तो बहुत औसम है, पहले क्यों नहीं पढ़ा है भाई कुछ चीज़ें। ये देखो, कभी भी डेजर्ट लास्ट में सर्व होता है, तो इसीलिए एसएम को थोड़ा सा लास्ट में ही मैं सर्व कर रहा हूँ। एंड क्वाइट ऑफिस से जितना एग्जाम के पास में ये सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है एंड मेरे लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। ओके फाइन। ठीक है, देखो रीज़न ये है कि बहुत पहले अगर मैं कंप्लीट कर लेता तो इसमें ब्रशअप करने में बड़ी दिक्कत जाती है एंड ब्रशअप अगर ठीक से ना हो तो कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे डाउन साइड जाता है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलो ओके फाइन। इतने अटेम्प्ट देने का यही बेनिफिट होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कब कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो गुड। ओके सर, कितने अटेम्प्ट दिए? नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, फोकस करो। अच्छा, बाय द वे मैं हूँ अभी फिलहाल आईटी के ऊपर, आईटी रिलेटेड ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट चैप्टर, कॉन्ग्रेट्स, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। बाय द वे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर कोई टेस्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए, हो जाएगी वो भी जल्दी। एंड उसके लिए आप प्रिपेयर रहना, ठीक है, क्योंकि नीरज सर कभी भी ऑल ऑफ सडन ये टेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि इसका अच्छा खासा प्रिपरेशन करके रखो। एंड इसके पहले के जितने चैप्टर्स किए, आई होप सो कि सभी लोगों से रेगुलर इससे ब्रशअप कर रहे हैं। जितना रेगुलर ब्रशअप करेगा ना, कसम से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। लेकिन जो ब्रशअप नहीं कर रहा, आ जाओ खड्डे में उतरो। अपने खड्डे में उतरने के बाद ही उसको नापो कि हाय कहाँ खड्डे में गिर गया, जो भी है। चलो, मेरा काम है आपको सिर्फ गाइड करना एंड आपको किस दिशा में जाना है ये आपको डिसाइड करना। फिलहाल मैं हूँ चैप्टर नंबर 5 एंड ये लास्ट टॉपिक है ये सिलेबस का। एंड डेफिनेटली फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे आ ही गए, है ना। बात करते हैं सीबीएस, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। सो सीबीएस ये सब्जेक्ट में या ये सिलेबस में क्यों है? द रीजन बिंग, आगे जाके सीए बनने के बाद क्वाइट ऑब्वियस है सभी लोग बैंक ऑडिट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बैंक ऑडिट में जाओगे तो उनके कुछ पर्टिकुलर बेसिक आपको पता होने चाहिए एंड फॉर दैट रीजन हम लोग यहाँ पे सीबीएस के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। सीबीएस यस क्वाइट ऑब्वियस है, हर एक चार्टर्ड का एक मेजर रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बैंक ऑडिट से ही होता है। एंड अकॉर्डिंगली अगर बैंक है तुम्हें ऑडिट करना है तो उसके सब फंडामेंटल्स भी आपको पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि इसका फंडामेंटल नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये थाम बोले कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फिलहाल तो सब ओके है ना। चलो डन। तो फिलहाल बात करते हैं सीबीएस की। एज यूजुअल यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लेके ही आगे मूव ऑन करेंगे। जितने एग्जाम क्वेश्चन है वो सारे के सारे अच्छे से ग्रैब करने हैं, है ना। फिलहाल यहाँ पे बहुत बेसिक डिस्कशन आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर रहो एंड ऐसा लगेगा आराम से बैठ के लेक्चर एंजॉय करना है। बहुत टाइम बाद ऐसे पर्टिकुलर सेशंस आते हैं जहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने लर्न करने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं हूँ चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.1 एज यूजुअल। एंड सबसे पहले शुरुआत में रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, मैं तो बिल्कुल नहीं होता है ना। ओके फाइन, तो वहाँ पे आ जाओ चैप्टर नंबर 5.1 एंड वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम निकाल के दिया होगा। वो डायग्राम हमारा कुछ काम का नहीं है, तो सर डायग्राम ये लोग देते क्यों है मुझे भी नहीं पता। कभी इंस्टीट्यूट से बात होगा तो मैं उनको कहूँगा कि ये डायग्राम निकाल दो, बच्चे अपने डायग्राम खुद निकालते हैं। चलो गुड, ओके सर ये डायग्राम नहीं है बाय द वे, इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। हाँ भाई मुझे पता है फ्लो चार्ट है। ओके डन, फोकस करो। कॉन्सेप्ट नंबर 5.1 में बड़ा सा हेडिंग क्या दिया है तुम लोगों को, ढूंढ लो। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड रिलेटेड आईटी रिस्क एंड कंट्रोल। ये साला रिस्क एंड कंट्रोल कहीं पीछा ही नहीं छोड़ता, जहां जाओ वहां पे बार बार रिस्क एंड कंट्रोल, ऐसा दिमाग का भेजा फ्राई हो गया। मुझे भी पता भेजा फ्राई हो गया, लेकिन क्या कर सकते, सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। ऊपर देखो, फिलहाल मैं जा रहा हूँ कंटेंट नंबर 5.1.2 पे जा रहा हूँ। कौन सा है? ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। मिला क्या तुम्हें? ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। एक काम करता हूँ, तुम्हारे मॉड्यूल या क्या कहते हैं तुम्हारे जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है ना, अकॉर्डिंग टू दैट ही मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सीबीएस आया क्यों, ये सीबीएस का नाटक आया क्यों, ये एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट ग्रैब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल फटाफट मॉड्यूल लेके आ जाओ, अगर नहीं गए होंगे या नहीं लेके बैठे होंगे तो। एंड तब तक मैं भी अपना स्टडी मटेरियल लेके आता हूँ। ओके, लेके आओ जल्दी। आ गए? चलो ओके, मैं भी आ गया हूँ। ओके फाइन, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी फिलहाल सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। एक बार इंट्रो कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सीबीएस का भानगढ़ आया क्यों है हमारे पर्टिकुलर सिलेबस में। चलो देखो, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, ऊपर का चार्ट अभी इग्नोर करना, पहले कॉन्सेप्ट ग्रैब करो, उसके बाद भी फोकस करेंगे। चलो देखिए, नंबर 1 इंट्रोडक्शन।
Today's India's banking compete at the world stage at one level and provides basic banking service to citizens of India staying at the remote location in India. All this has been built over a period of time and many factors have helped this happen. ब्रैकेट कंप्लीट. ठीक है, चलो डन. इसके बाद सर अभी तक के क्लियर नहीं हुआ क्या था दती. अरे थांबो रे, एक मिनट. ये 1 2 3 4 पॉइंट्स है ना, उसके नीचे का पैरा लेना है ना. क्या कह रहा है? टू बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स कस्टमर, टू बी एबल टू मीट द ग्लोबल चैलेंजेस इन बैंकिंग एंड टू एनहांस इट्स सर्विस डिलीवरी मॉडल, बैंक्स इन इंडिया एडॉप्टेड सीबीएस. है ना, सीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? कोर बैंकिंग सर्विस. वेरी गुड. है ना, आगे देखो. सीबीएस आर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अलाउड बैंक्स to scale up operation, better service delivery and improved customer satisfaction. ब्रैकेट कंप्लीट. है ना. तो उनका कहना है कि ये सब चीज़ों को टैकल करना है. ग्लोबलाइजेशन की दुनिया, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो क्वाइट ऑब्वियस है ज़माने के हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. इसलिए हम लोग वहाँ पे नॉन सीबीएस से सीबीएस में एंटर हो चुके हैं. ऊपर देखो, अब सिर्फ 2 प्यारे वर्ड्स इसका डिस्कशन करूँगा मैं यहाँ पे. एक टैली ERP9. हाय, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सो उसको यहाँ पे क्या लेना देना बता रहा हूँ, सिर्फ फोकस करो. चैप्टर नंबर 2 वहाँ पे था एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड यहाँ पे अभी जो वर्ड है वो सीबीएस है. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का फीचर क्या है, की फीचर क्या है? इसका की फीचर ये है दैट इट फोकसेस ऑन कॉमन डेटाबेस. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड हेंस वहाँ पे कॉमन डेटाबेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सभी के लिए. है ना. तो सेम वे से अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो बिजनेस के लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ ERP, मतलब हमारा ERP बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. ERP बेस्ड मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. इन शॉर्ट मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि मेरा वहाँ पे कॉमन डेटाबेस मेंटेन होता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना डेटाबेस नहीं होता, सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहाँ पे कॉमन डेटाबेस शेयर होता है. तो जब मैं बिजनेस के रिलेशन में बात करूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा ERP. लेकिन अगर वही चीजें मुझे बैंकिंग सेक्टर को रेफर करना है तो मैं वहाँ पे वर्ड यूज करूंगा मेरा CBS है, मेरा CBS सॉफ्टवेयर है. CBS मतलब कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर. इसका मतलब सारे ब्रांच, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी ब्रांचेस है सब CBS के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है. कोई भी पर्सन कहीं से भी वो सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है एंड यहाँ पे भी कॉमन डेटाबेस की इसका मेन एस्पेक्ट है. समझ में आ रहा है? तो सर टैली क्या कहते हैं ERP एंड CBS में बेसिक कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों में कॉमन डेटाबेस के ऊपर ही फोकस किया है. सिर्फ फर्क इतना है कि मैं CBS वर्ड का यूज करूंगा जब मैं बैंकिंग के रिलेशन में बात कर रहा हूं तो, एंड ERP वर्ड कब यूज करना है जब मैं कोई बिजनेस को रेफर कर रहा हूं तो. क्लियर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके चलो, पहला एग्जाम क्वेश्चन ये कैटेगरी में जो कि आ रहा है आपका नीचे में दिख रहा है क्या? हाँ है, ढूंढ लो, मिला क्या? नीचे में देखो ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज है, मिला क्या में? ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कर दो. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो नाचो, जी भर के नाचो. चलो ओके डन. हाँ देखिए, नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 5.1.2. चलो चेक करो. नंबर 1, द कोर ऑफ बैंकिंग फंक्शन इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग ऑफ मनी. थैंक गॉड इन्होंने हमें बता दिया है. इनका बोलना है कि हर बैंकिंग सेक्टर में उनके 2 मेजर एक्टिविटीज, पैसे लेना एंड पैसे देना. पैसे लेना मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड पैसे देना इन द फॉर्म ऑफ बोराइंग्स और लोन. ओके नेक्स्ट पॉइंट. इसके बाद फर्दर स्पेसिफिक सर्विस सच एज डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा आल्सो प्रोवाइडेड. द की फीचर्स अंडरलाइन करो, ये एग्जाम क्वेश्चन है. व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस? यस, तो बैंकिंग बिजनेस के की फीचर्स क्या है? तो कितने की फीचर्स है? 4 है. 4 इजी है. नंबर 1, हाँ यस, it takes the custody of large volume of monetary items including cash and negotiable instrument whose physical security should be ensured. तो इनका हर एक बैंकिंग बिजनेस का कोर फीचर क्या है कि ये बहुत सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखते हैं. है ना. तो कीवर्ड क्या है? कस्टडी ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स. कस्टडी ऑफ लार्ज मॉनेटरी आइटम्स. ओके. नंबर 2, डीलिंग इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन. क्वाइट ऑब्वियस है, CBS है तो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे ट्रांजेक्शन एट डे पर डे क्या कहते हैं कंडक्ट होते हैं. तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन. पहले मैं क्या था? पहले मैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स है, नंबर 2 में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस. ठीक है, 2.2 है, दोनों में लार्ज वॉल्यूम कॉमन है. ओके. तीसरा, ऑपरेशन थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट विच आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स. यस है ना, ऑपरेशन थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस.
इट ऑपरेट्स थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। तुम्हें क्या लगता है बैंक ऑफ इंडिया के एक ही पर्टिकुलर ब्रांच से काम करते हैं क्या? नहीं, ये कैसे ऑपरेट होता है, इसका एक हेड ऑफिस होता है एंड ये ऑल ओवर ब्रांचेस को मैनेज करता है, ये ब्रांचेस के थ्रू ही ऑपरेट होता है। सो इट ऑपरेट्स थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस इज द कीवर्ड, है ना। लास्ट वन, increase possibility of fraud as bank directly deals with money, making it mandatory for bank to provide multi-point authentication checks and the highest level of information security. So increased probability of fraud, ये भी एक बैंकिंग बिजनेस का एक फीचर है। फ्रॉड भी फीचर होता है क्या? अराना कितने तो फ्रॉड्स हुए हम लोग सुनते हैं डेली बेसिस पे, कहीं ना कहीं एक बार न्यूज़ चैनल ऑन करो, कहीं ना कहीं तो न्यूज़ आ ही जाएगा कि यार ये बैंक में इतना घोटाला, इतना फ्रॉड हुआ, अमका एंड ढमका। तो फंडा क्लियर है, बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, तो फ्रॉड भी उसका एक पार्ट होगा। तो कितने पॉइंट्स हो रहे हैं? 4। पहला, इट डील्स इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। तीसरा था, चौथा तो फ्रॉड वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या था? है तीसरा, इट ऑपरेट्स थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। ओके डन, क्लियर यहाँ तक है? ओके चलो, इसके नीचे में एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। हाँ, अब रोमन में 1 है, मिला क्या तुम्हें? मिला क्या? हाँ मिला। पहला एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मिला तुम्हें? हाँ, इसके नीचे ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस। अब सुनो, वहाँ पे एक काम करना होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है ना, अब ये क्या धतीन है, सुनो मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अभी ये लाइन से कॉन्सेप्ट आएंगे बैक टू बैक। तो ये क्या बात करने वाले हैं, ये बोल रहे हैं, ये हमारा बेसिक डिस्कशन ये रहेगा कि यूजुअली बैंक में कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूजुअली हर बैंक में कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं, वो पूरा उन्होंने हर एक फंक्शन का एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। हमें भी पता है कि हर बैंक में कौन कौन से कोर एक्टिविटीज़ होते हैं। ऊपर देखो, पहले ये डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन्स देते हैं, आरटीजीएस कंडक्ट करते हैं, क्लियरिंग के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यस, किसी को बैंक गारंटी दिया जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, कहीं डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, अकाउंट ओपन होते हैं, अकाउंट क्लोज होते हैं, अमका एंड ढमका। तो ये जितने भी फंक्शंस है, उसमें से जो मोटे मोटे फंक्शंस है वो यहाँ पे लाइन से डिस्कशन में आ रहे हैं। काम करो, वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है ना, उसके ऊपर एक बड़ा सा हेडिंग लिख दो। क्या लिखोगे वहाँ पे? बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटीज, बैंकिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंस, ऐसा लिख दो, बड़ा सा हेडिंग। अगले पेज पे दिखोगे तो उसका एक चार्ट भी बना के दिया है, तो हाँ वही हेडिंग वहाँ पे लिख दो। कहाँ पे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के ऊपर क्या लिख रहे हो, हेडिंग क्या दे रहे हो? बैंकिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंस, बैंकिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंस। ओके, तो अगर वो चार्ट पे जाओगे, पेज नंबर 5.5 पे दिया है, एक चार्ट दिया है प्यारा सा, एक बार ध्यान से देखो उसे। बैंकिंग एंड फाइनेंस ऐसा दिया है, तो बैंकिंग में कौन कौन से आते हैं? तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज अ की फंक्शन ऑफ बैंकिंग, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, रेमिटेंस, कलेक्शन एंड क्लियरिंग। ठीक है, फिर ये फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होते हैं, तो वहाँ पे देखो दिया है सेकंड साइड में, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नीचे अदर बैंकिंग सर्विसेज एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? तो यस, ये सारे एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर बैंक के अंडर में परफॉर्म होते हैं, वही हमें यहाँ पे लाइन से चेकआउट करना है। सर एग्जाम क्वेश्चन में बताऊंगा, इसमें से सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है जो एग्जाम में यूजुअली पूछते हैं, एक नहीं दो होंगे एस्पेक्ट जो यूजुअली एग्जाम में पूछने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बाकी सब ऐसे 5 है। ठीक है, ओके चलेगा। तो डिस्कशन करते हैं, फोकस करना, 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहा हूँ एंड इसके बाद आप पो, मैं भी पो। ओके चलो डन। देखे यस, देखे यस, कौन सा है रे? तो सुनो, पेज नंबर हो आप 5.4, वहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। पढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है। पहला, व्हाट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? बैंक का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये लोगों से डिपॉजिट्स लेगा इन द फॉर्म ऑफ एफडीआर एंड ऑल दैट। ठीक है, एफडीज क्रिएट करते हो, यस, आपके नाम पे भी पापा ने एफडीज क्रिएट किए होंगे, पापा से पूछना, एफडीज क्रिएट करते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो देखो पहला फंक्शन है ना, सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड रेंडर्ड बाय कमर्शियल बैंक व्हिच कॉन्स्टिट्यूट कोर बैंकिंग सर्विस आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। पहला कौन सा रस्म है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सुनो, deposit involves deposit by customer in various scheme for predefined period. Yes, deposit fuels the growth of banking operation. Bracket complete. ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत चिल्लर कॉन्सेप्ट है, बहुत पांचवें कॉन्सेप्ट है, जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है वो आगे मैं वही पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, यूजुअली हर बैच में मैं ये सब चीज़ होमवर्क में देता हूँ, लेकिन आपकी बैच के ऊपर भरोसा नहीं है। ओए चलो देखे। नंबर 2, granting of advances. Yes, underline करो। Advances constitutes a major source of lending by commercial banks. The types of advance granted by commercial banks takes various forms such as CC, OD,
परचेज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स लेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है वो पैसा कहीं ना कहीं किसी को देना तो पड़ेगा ना, तो ही तो मेरा इनकम होगा। तो क्वाइट ऑब्वियस है मैं एज अ लोन या एज अ एडवांस वही फंड सामने वाले पर्सन को जिसको वो जरूरत है उसको प्रोवाइड करता हूँ। डन, ओके, चलो गुड, वेरी गुड। इससे आगे आगे बढ़ो। तीसरा कॉन्सेप्ट रेमिटेंस। रेमिटेंस व्हाट मीन रेमिटेंस, सुनो वहां पे दिया है उसने, रेमिटेंस देखो, रेमिटेंस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेमिटेंस ऑफ फंड इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, एनईएफटी किए क्या, आरटीजीएस किए क्या, दिस आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ रेमिटेंस। समझ में आ रहा है? देखो आगे, टू टाइप्स ऑफ कॉमन मोड्स ऑफ रेमिटेंस ऑफ फंड आर डिमांड ड्राफ्ट। बनाया गया डिमांड ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट को भेजने के लिए, नहीं सर अभी इंस्टीट्यूट ने सब चीज़ें ऑनलाइन कर दिया, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मैटर खत्म। नहीं तो अदरवाइज पहले हमारे टाइम पे क्या था कि डिमांड ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट के नाम पे क्या कहते हैं ड्रॉ आउट करो और उनको पास ऑन करो, तब जाकर उनको फंड मिलता था, तब जाके हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। ओके गुड, चलो डन। सो देयर आर टू मेजर फॉर्म्स ऑफ मोड्स ऑफ रेमिटेंस ऑफ फंड, नंबर 1 डिमांड ड्राफ्ट एंड नंबर 2 टेलीग्राफिक ट्रांसफर और मेल ट्रांसफर, TTMT, है ना। डन, ब्रैकेट कंप्लीट। अब सुनो नीचे में आ जाओ। इन रिसेंट टाइम्स, इसी तरह के लास्ट में, इन रिसेंट टाइम्स न्यू मोड्स ऑफ मनी ट्रांसफर हैव रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फंड ट्रांसफर। दिस इंक्लूड्स RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वेरी गुड, है ना। तो एक RTGS एक ऑप्शन होता है, नंबर 2 NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सेकंड ऑप्शन है, एंड तीसरा IMPS। और IMPS इमीडिएट, ये सुना है, ये सुना है कोई तो एक पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक सो, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना। सुनो, NEFT एंड RTGS में इट टेक्स टाइम टू ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब अगर मान के चलो आपके अकाउंट में किसी ने NEFT किया होगा, सुबह 11 बजे प्रोसीड किया होगा, तो शाम को 5 बजे के आसपास आपको फंड मिलेगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट फंड चाहिए तो आप तीसरे ऑप्शन के लिए जाओगे, दैट इज IMPS। ओके, व्हाट एवर RTGS, चलो चेक करो। RTGS is an electronic form of fund transfer where the transmission takes place on a real-time basis. In India, transfer of fund with RTGS is done for a high-value transaction. The minimum amount being 2 lakhs. The beneficiary account receives the fund transferred on a real-time basis. ऑनलाइन रियल टाइम नहीं बोला, रियल टाइम बोला। ऑनलाइन रियल टाइम मतलब मैंने जैसे यहाँ से एग्जीक्यूट किया वैसे फंड वहाँ पे मिल गया, जो कि IMPS में होता है। ऑनलाइन रियल टाइम, ये सिर्फ रियल टाइम है, मतलब रियल टाइम में मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फंड एक जगह से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यूजुअली RTGS ये 2 लाख के ऊपर के फंड के लिए ही RTGS ऑप्शन अवेलेबल है। सर मुझे अगर मान के चलो 1.5 लाख किसी को ट्रांसफर करना है तो तेरे लिए NEFT ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं सर 1,80,000 NEFT, मान लीजिए 1,90,000 तो भी NEFT, 2.5 लाख ट्रांसफर करना है तो RTGS में चले जा। चलो वेरी गुड। तो NEFT क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। NEFT is a nationwide payment system facilitating one-to-one fund transfer. Under this scheme, individuals can electronically transfer fund from any bank branch to any individual having an account with any other bank branch in the country participating in the scheme. Okay, ये कुछ पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, IMPS। सिर्फ ध्यान में रखना कि यूजुअली रेमिटेंस के 3 लेटेस्ट मोड कौन से एग्जाम में पूछने के चांसेस है। नया वाला कॉन्सेप्ट है, पुराने मॉडल में नहीं था, ठीक है। तो रेमिटेंस के 3 नए लेटेस्ट मोड है, NEFT, RTGS एंड IMPS। 2 लाख के ऊपर अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आप RTGS में चले जाओ। मिनिमम बैलेंस 2 लाख, मतलब 2 लाख या उससे ज़्यादा फंड ट्रांसफर करना है तो RTGS, अगर उससे नीचे है तो NEFT। अगर इंस्टेंट फंड ट्रांसफर करना है, ये क्लिक और गए आपके खाते में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है IMPS, ठीक है। ओके गुड, तो चलो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। कलेक्शन आप पढ़ोगे, कलेक्शन ऑफ व्हाट रही, देखो उसमें लिखा है पहला सेंटेंस, कलेक्शन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग प्रोसीड्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर्स कैन लॉग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज चेक्स, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर एक्सेट्रा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे यूजुअली बैंक्स आपके बिहाफ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है, ठीक है, क्लियर है। दैट इज कलेक्शन, व्हाट एवर क्लियरिंग। हाँ, ये वाला एस्पेक्ट है जो मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके चलो सुनो, आपके एंड पे होमवर्क क्या है पहले वो ले लो, है ना। इसके आगे एक होगा कॉन्सेप्ट लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी, सर लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी में फ़र्क क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब मैं सप्लायर को, बैंक यूजुअली मान के चलो मैंने कोई किससे क्या कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई के एक पर्टिकुलर सप्लायर से कुछ प्रोडक्ट परचेस किया एंड वो सप्लायर मुझे नहीं पहचानता था। इन दैट सिनेरियो मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक का उसे इशू करता हूँ। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब मेरे बिहाफ में बैंक उसे ये बता रही है कि आपका जितना भी अमाउंट हो रहा है टू सर्टेन लिमिट हम लोग उतना पे ऑफ करने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है। अगर मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट
10 CR का मिला होगा तो बैंक यूजुअली 10 CR तक के ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करेगा। समझ में आ रहा है? क्वाइट ऑब्वियस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा है, जितना वो फाइनेंस करेगा उतना पेमेंट मुझे रीएम्बर्स करना होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो फंडा सिंपल है कि अगर मान के चलो मैं अननोन पर्सन से कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो क्वाइट ऑब्वियस है वहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक का दे के वो ट्रांजेक्शन को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, सप्लायर से वो गुड्स परचेज कर सकता हूँ। बैंक क्या करेगा, जो पेमेंट मुझे सप्लायर को करना है बैंक मेरे बिहाफ में वो सप्लायर को पेमेंट करेगा एंड बाद में वही पैसा वो मुझसे वसूल करेगा। दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। सर लेटर ऑफ गारंटी क्या होता है? लेटर ऑफ गारंटी दिस इज यूजुअली इशूड बाय बैंक रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। पर देखो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, यूजुअली ये बैंक गारंटी का लगता है, ये बता रहा हूँ मैं। जब मैं कोई गवर्नमेंट टेंडर फिलअप करता हूँ ना, जब मैं कोई गवर्नमेंट टेंडर फिलअप करता हूँ तो मुझे वहाँ पे बैंक गारंटी देना पड़ता है। तो बैंक गारंटी क्या होता है कि अगर इन केस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो विद इन ड्यू टाइम मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूंगा। अगर इन केस अगर मैं नहीं करता हूँ, अगर वो पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस में फॉलो नहीं करता हूँ जो एग्रीमेंट में दिए, तो फिर मेरे बिहाफ में बैंक उसे पे ऑफ करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर यहाँ पे? तो दैट इज विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस, गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये दो हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी। दिस इज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस गारंटी। ओके, जो बैंक मेरे बिहाफ में देगा। सब बैंक को क्या फायदा है, तो बैंक उसके अगर मान के चलो मैंने 10 लाख का गारंटी बैंक ने मेरे बिहाफ में दिया है तो वो 10 लाख से ऊपर कमीशन चार्ज करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों यहाँ पे तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप डिटेल में पढ़ोगे, मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। एंड इसके आगे क्रेडिट कार्ड सभी को पता है, डेबिट कार्ड्स ये भी पता है ना सर। इसके अलावा और कौन से बैंकिंग सर्विसेज है तो वो नीचे एक बड़ा सा लिस्ट दिया है, वो भी आपको पढ़ना है। तो सर ये कहाँ तक के पढ़ना है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट करोगे। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हो यहाँ पे, मैं पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पे। यस, कॉन्सेप्ट नंबर बता रहा हूँ, क्लियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल वो एग्जाम क्वेश्चन है उसे इंपॉर्टेंट करना। लेटर ऑफ गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट रेयरली पूछा है, एक आध दो बार ही पूछा है, लेकिन उसे इंपॉर्टेंट करना है। लेकिन जो फ्रीक्वेंटली पूछते हैं वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा? क्लियरिंग वाला कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट करो, इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 5.7 पे हो तुम लोग, है ना। चलो देखिए, सिर्फ गिन के 2 मिनट फोकस करना, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई लालो, चलो देखिए। हाँ सो क्या टाइम हो रहा है अभी, मर गए। चलो देखिए, clearing involves collecting instrument on behalf of customer or bank. The instrument mentioned above may be payable locally or at an outside center. ऊपर देखो, यूजुअली अगर आपको कभी कोई चेक दिया होगा, मतलब पापा को किसी ने चेक दिया होगा तो पापा कहते हैं काम कर बेटा ये चेक बैंक में जाके डिपॉजिट कर। जैसे डिपॉजिट करोगे क्या लगता है शाम तक के पेमेंट आ जाता है? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। यूजुअली कभी भी कोई भी चेक अगर आप डिपॉजिट करोगे तो हर नेशनलाइज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक उसे 3 टाइम लेते हैं उसे क्लियर करने में। तो यूजुअली हम लोग वही कहते हैं कि चेक क्लियरिंग में है। व्हाट इज चेक क्लियरिंग में, मतलब धोखे साफ कर रहे हैं क्या? नहीं, आपने आपके अकाउंट में चेक लगा दिया, लेकिन वो एक सेटलमेंट हाउस होता है, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज जाएगा, वहाँ पे उसका ऑथेंटिसिटी चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि कोई बोगस डॉक्यूमेंट तो नहीं है। ऐसा सब चेक करने के बाद सेटलमेंट हाउस वो पर्टिकुलर चेक को क्लियर करता है। इसलिए यूजुअली हम लोग कहते हैं कि अगर चेक मुझे आज मिला है तो मेरे अकाउंट में माइट भी ये 2 या 3 दिन के ड्यूरेशन में उतना पैसा जमा होगा। क्लियर है? तो इसे कहते हैं सेटलमेंट हाउस। देखो आगे वर्ड आएगा, है ना। The instrument payable locally are collected through clearinghouse mechanism (bracket complete). The instrument payable locally are collected through clearinghouse mechanism. ऊपर देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुल्डाना अर्बन, सुना है क्या नाम? हाँ यस, बुल्डाना अर्बन ये क्लियरिंग हाउस का मेंबर नहीं है। तो यूजुअली अगर आपका बुल्डाना अर्बन में अकाउंट होगा या ऐसे कोई पर्सन संस्था में अकाउंट होगा तो उसका चेक कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। द रीजन बीइंग, अगर मैंने बुल्डाना अर्बन का चेक किसी और को दिया तो वो कहता है कि भाई ये कम से कम 15 दिन लेगा क्लियर होने में। द रीजन बीइंग बुल्डाना अर्बन इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस, तो इनका चेक यूजुअली 15 डेज लेता है क्लियर होने में। तो यूजुअली चेक उसी का एक्सेप्ट करो जो क्लियरिंग हाउस का मेंबर है। जैसे जितने नेशनलाइज बैंक है ये सारे के सारे क्लियरिंग हाउस के मेंबर है और इनके चेक 2 या 3 दिन में क्लियर हो ही जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे एक सेंटेंस छोड़ के, क्लियरिंग हाउस सेटल्स, मिला तुम्हें? क्लियरिंग हाउस सेटल्स द इंटरबैंक ट्रांजेक्शन अमंग द लोकल पार्टिसिपेंट मेंबर्स बैंक। जनरली पोस्ट ऑफिस आर आल्सो मेंबर ऑफ द हाउस। आगे देखो, देयर मे बी अ सेपरेट क्लियरिंग हाउस फॉर MICR। लर्न करना, आपके इसमें ऑब्जेक्टिव्स है। MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अरे वो नीचे में बारकोड जैसे लाइन होती है चेक के नीचे में,
समझ में आ रहा है? तो उसे MICR कोड कहा जाता है। तो यूजुअली वो पढ़ के फटाफट आप वो इंस्ट्रूमेंट को क्लियर कर सकते हो। तो देखो क्या लिखा है ना, कभी चेक बुक हाथ में लेना, चेक देखना और इसके नीचे वो बारकोड देखना, दैट इज MICR कोड। यस, देखो क्लियरिंग हाउस फॉर MICR एंड नॉन MICR इंस्ट्रूमेंट। MICR इज अ टेक्नोलॉजी विच अलाउस, अंडरलाइन करो, MICR is a technology which allows machine to read and process check, enabling thousands of check transaction in a short time. आगे MICR code is usually a 9-digit code. Underline करो, MICR is usually a 9-digit code comprising of some important information about the transaction and the bank. लिख लो, एक कोड लिखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये 9 डिजिट कोड होता है MICR, है ना, लिखो। इसमें भी एक हिडन इन्फॉर्मेशन होता है, बता रहा हूँ, लिखो पहले 444 नंबर लिखो, 444 024 456, लास्ट में लिख देना 456, है ना, 444 024 एंड लास्ट में लिख देना 456। अब जो 444 क्या है, ये क्या है, ये सिटी कोड है, सर्कल कर लो 444। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर चेक कोई तो अकोला बेस्ड बैंक का है। समझ में आ रहा है, अकोला बेस्ड कोई पर्टिकुलर बैंक ब्रांच का है। ओके, तो 444 इज अ सिटी कोड। बीच के 3 थे 024, ये होता है आपका बैंक कोड, ये बैंक कोड है, इससे आप बैंक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी बैंक की ये ब्रांच है। ओके, HDFC का चेक है, किसका है। ओके, एंड लास्ट की जो 3 डिजिट है ना 456, ये ब्रांच कोड है। नहीं सर, बीच का भी तो ब्रांच कोड तो नहीं, वो बैंक कोड है, वो बैंक का कोड है और ये ब्रांच कोड है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अकोला में HDFC के 5 ब्रांच है, तो कौन से ब्रांच को बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है, दिस इज MICR कोड, इसमें ये हिडन इन्फॉर्मेशन है। डन। ओके चलो सर, ये लिखना है क्या आपके इन्फॉर्मेशन के लिए रे बाबा। ओके चलो डन। नीचे में ECS इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछते हैं। ECS के 2 फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली नाउ फॉर क्लियरिंग। ECS टेक्स 2 फॉर्म, ECS क्रेडिट एंड ECS डेबिट। ऊपर देखो, जब आर्टिकलशिप में जाओगे ना, मेरे यहाँ पे आओगे ना, मेरा भी अरे मैं प्रैक्टिस करता हूँ विशाल मेडिकल कंपनी का नाम से ना लगेगा, तो मेरे यहाँ पे जब आर्टिकलशिप में आओगे तो आपको ITR फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर मान के चलो क्लाइंट को रिफंड है, मान के चलो इनकम टैक्स में जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ध्यान में है कि क्लाइंट को 9000 का रिफंड है। तो यूजुअली अभी प्रोविजन किया है ECS में आपको लास्ट में टिक करना आता है। तो जितना भी रिफंड का पैसा है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा। डेबिट नहीं बे नालायक, पैसे आने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्लाइंट को, तो क्लाइंट को जो 9000 का अमाउंट है वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा, दैट इज ECS क्रेडिट। एंड एक सेकंड कॉन्सेप्ट होता है ECS डेबिट। तो ECS क्रेडिट मतलब वो पैसा आपके खाते में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा और आपको इसका मैसेज आ जाएगा। तो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ ECS, है ना। तो ECS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। एक मिनट, इससे एडवांटेज ये है कि ट्रांजैक्शन बहुत फास्टर वे से कंप्लीट होता है ना। मतलब सिर्फ एक एंट्री पास कर दे तो पैसे आपके अकाउंट में जमा, मतलब यहाँ पे क्लियरिंग का झंझट नहीं है। चलो देखो क्या बोल रहा है। In case of ECS credit, there is a single receiver of fund from a large number of customers, that is public utilities, mutual fund, etc. सुनो, यहाँ पे कीवर्ड है, there is a single receiver of fund from a large number of customers. अंडरलाइन करो, बता रहा हूँ क्या है, बता रहा हूँ। अगर आपने कोई फाइनेंस पे कोई फाइनेंस के मोबाइल लिया होगा, लैपटॉप लिया होगा, तो आपको ये पता होगा, है ना। अब सुनो, यूजुअली क्या होता है कि जब आप कोई मोपेड लेने जाते हैं तो वहाँ पे सारे फाइनेंस वाले बैठे होते हैं, HDFC वाले होते हैं, बैंक ऑफ इंडिया वाले होते हैं, ये सारे फाइनेंस वाले होते हैं। तो यूजुअली अगर मान के चलो बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लोगों को व्हीकल फाइनेंस करके दिया है, तो क्वाइट ऑब्वियस उससे क्या करता है, एक डिक्लेरेशन ले लेता है कि आपका इतना EMI रहेगा। मान के चलो हर महीने का 2000 का अमाउंट आपका डिडक्ट होगा आपके अकाउंट में से। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उनसे कस्टमर से एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ECS डेबिट। पहला डेबिट ही है ना कि क्रेडिट है, पहला डेबिट ही है। नहीं सर, पहला क्रेडिट है, पहला क्रेडिट है। हाँ तो सुनो, तो ECS क्रेडिट में बैंक ऑफ इंडिया सामने वाले कस्टमर से एक डिक्लेरेशन ले लेता है कि आपके अकाउंट से हर महीने की 1 तारीख को 2000 का अमाउंट डेबिट होगा एंड वो डेबिट होकर हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मान के चलो मैंने 5 लोगों को गाड़ियाँ फाइनेंस की है बैंक ऑफ इंडिया वालों ने, तो क्वाइट ऑब्वियस है 5 लोगों के अकाउंट में से अमाउंट डेबिट होगा, EMI का अमाउंट, और वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यस क्वाइट ऑब्वियस है। तो क्या हर महीने बैंक ऑफ इंडिया सामने वाले को कॉल करेगा, भाई तेरे अकाउंट से 2000 का अमाउंट डेबिट करूँ क्या, 2000 का डेबिट करूँ क्या? अरे भाई रिकामा नहीं हो, तो उससे बेटर क्या है, उससे एक मैंडेट ले लो, दैट इज कंसिडर्ड एज ECS
क्रेडिट मैंडेट है ना, तो ईसीएस क्रेडिट मतलब उसका अकाउंट डेबिट होके 5 लोग के अकाउंट में से डेबिट होगा और जाएगा एक ही खाते में, 5 ही अकाउंट में से डेबिट होके जाएगा सिर्फ एक ही खाते में। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ईसीएस क्रेडिट। ओके, तो साइड में एग्जांपल लिख लो वहाँ पे, ईएमआई इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ ईसीएस क्रेडिट, मतलब 10 लोग के खाते में से डेबिट होके मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए, है ना। इसका एग्जैक्ट अपोजिट ईसीएस डेबिट, बड़े बड़े कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर मान के चलो 100 शेयर होल्डर्स है तो 100 लोगों के खाते में मुझे पैसे डालने, तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ मेरे अकाउंट में से डेबिट हो गए एंड ये 100 लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो मैं यहाँ पे बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ एक लिस्ट के साथ कि ये 100 लोग हैं, इनके अकाउंट डिटेल्स है, तो इनके अकाउंट में आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, मेरे अकाउंट में डेबिट मारना है, ठीक है। तो ये बैंक मुझे बार बार नहीं पूछेगी कि आपके अकाउंट में से डेबिट करूँ या ना करूँ, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये एक बार मैंने मैंडेट दे दिया तो बैंक मेरे खाते में से बिना पूछे उतना अमाउंट डेबिट कर देगा, तो दैट इज ईसीएस डेबिट। इन द केस ऑफ ईसीएस डेबिट देयर इज अ सिंगल अकाउंट टू बी डेबिटेड अगेंस्ट व्हिच मेनी अकाउंट्स विद अ नंबर ऑफ बैंक्स इन द सेम क्लियरिंग हाउस एरियाज आर क्रेडिटेड। दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय लार्ज यूनिट एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है। तो साइड में लिख देना इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ऊपर में क्या लिखा था, ईएमआई एग्जांपल, 5 लोगों में से मेरे खाते में एंड मेरे खाते में से 100 लोगों को अगर पेमेंट करना है तो वहाँ पे ईसीएस डेबिट, ठीक है। ओके, चलेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट यहाँ तक के मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो फिलहाल आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज जो पर्टिकुलर चैप्टर 5 का मैंने शुरुआत किया है, तो यहाँ पे हम लोग बैंक के कौन कौन से बेसिक एक्टिविटीज़ है उसके हम लोग एक बार लिस्ट चेकआउट किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये ईसीएस डेबिट एंड क्रेडिट एंड रेमिटेंस के 3 नए पर्टिकुलर फॉर्म्स है, एक तो आरटीजीएस, एनईएफटी एंड एक आईएमपीएस। तो इतना करके रखना, बाकी चीज़ें आपको पढ़ के कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो बहुत लेंदी हो गया, यस ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो गया, आई शपथ। ओके, फिलहाल मैं रुक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड sayonara एंड हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ।